बस ठीक। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन चैप्टर। और सॉल्यूशन चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। The topic is vapor pressure and Raoult's law. So first of all, what do you mean by vapor pressure? Vapor pressure क्या होता है? So अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, let us take a कंटेनर, और सबसे पहली बात ये कंटेनर बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमारा कंटेनर क्लोज होना चाहिए। तो मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया। अब इसमें हमने डाल दिया लिक्विड। ठीक है, अब हम इस लिक्विड को क्या करेंगे? हीट करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, अगर ये लिक्विड वोलाटाइल हुआ, वोलाटाइल वो लिक्विड होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये लिक्विड वोलाटाइल होगा तो ये क्या बनाएगा? वेपर्स। यहीं पे बनेंगे वो सारे। मान लीजिए मैंने वेपर्स बना लिए। अब इसमें क्या फिनोमिना हो रहा है? इवेपोरेशन। ये जो लिक्विड था ये इवेपोरेट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वेपर्स ट्राई करेंगे इस कंटेनर के इस वॉल के साथ, है ना, ये जो ऊपर से आपने लिड लगाया हुआ है, इसके साथ ट्राई करने के बाद ये वापिस से कौन सी स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। यहां से वेपर ऊपर गए, इसके साथ स्ट्राइक किए और वापस लिक्विड स्टेट में आ गए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस टाइम पे वेपर्स का बनना और कंडेंस होके वापस लिक्विड में आना दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएंगे, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। ऊपर जाने की स्पीड और नीचे आने की स्पीड इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, इन दो चीजों के बीच में इक्विलिब्रियम है, लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। समझ में आया क्या होता है बच्चे वेपर प्रेशर? It is the pressure exerted by vapors. It is the pressure exerted by vapors when liquid state and vapor state या फिर vapor phase are in equilibrium with each other, okay. Now what are the various factors upon which vapor pressure depends? ये जो वेपर्स का प्रेशर है ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? यहां पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कि बच्चे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पता है किसी को बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये लिक्विड कब बॉयल होगा? तो जब हम इसको हीट कर रहे थे, यहां पर वेपर्स का एक प्रेशर आ रहा था जिसको आप बोल रहे थे वेपर प्रेशर, और इस कंटेनर के बाहर भी एक प्रेशर है जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये बाहर वाला प्रेशर हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। तो जब आप इस लिक्विड को हीट करोगे, सपोज अगर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो जब आप इस लिक्विड को हीट करोगे यहां पर भी प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो पहले वो 0.1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर एक टाइम ऐसा आएगा अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर। तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो गया, यानी एक ऐसा टेम्परेचर आपने दिया, हीट किया आपने, यहां से आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे, एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू
atmospheric pressure, the temperature at which vapor pressure becomes equals to atmospheric pressure or external pressure is known as बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टांस। समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर्स का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया? तो दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure, the temperature at which vapor pressure of substance becomes equals to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point, is called boiling point. अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। देखो यहां पर, अगर मैं अभी फिलहाल अंदर का प्रेशर कितना है, जोर से बोलेंगे, कितना अंदर का? 1 एटमॉस्फेयर, और बाहर का भी कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो ये सबस्टांस आपका बॉयल हो रहा है ना? कुकर आपका सीटी तभी मारता है जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है? बराबर। समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अंदर का प्रेशर कम कर दूं तो क्या ये बॉयल होगा? बॉयल तो ये तब होगा ना जब ये बाहर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं अंदर का प्रेशर कम करवा दूं किसी तरीके से तो आपका वेपर प्रेशर कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल अब वो नहीं है, तो क्या होगा? क्या सबस्टांस बॉयल होगा? नहीं होगा बॉयल। तो अगर सबस्टांस बॉयल नहीं होगा तो हमें इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट करना पड़ेगा। और ज्यादा हीट करना मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो आप जब इस पहले ये मान लीजिए आपने वाटर लिया इसके अंदर, तो वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों बॉयल हुआ 100 पे? वो क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या है? इक्वल, इसीलिए वो बॉयल हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कोई ऐसा सबस्टांस मिला दिया जिसने इसका वेपर प्रेशर कम कर दिया। मान लो अब वो वेपर प्रेशर है वो हो गया 0.9 एटमॉस्फेयर। अब बताओ क्या ये बॉयल होगा? नहीं होगा। तो अब आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमें यही सीखना है यहां पर कि वेपर प्रेशर जो है वो कम कब हो जाता है। ठीक है? कौन से फैक्टर्स पे ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? बिकॉज वो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं रह गया। उसको वापिस से इक्वल करने के लिए आपको इसको एक्स्ट्रा हीट देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अपॉन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडिशन ऑफ सल्यूट। अभी तो मैंने प्योर वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर सल्यूट मिला के देखेंगे कि सल्यूट मिलाने से इसमें क्या चेंजेस आने वाली है। ओके, देखो यहीं पे लिख देता हूं। मैंने एक कंटेनर लिया है। अच्छा, पहले तो मैं आपको सल्यूट के बारे में बता दूं। बेटे सल्यूट 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स में। कन्वर्टेड टू वेपर्स। ठीक है? और सेकंड कौन सा है? नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नॉन वोलाटाइल सल्यूट कौन से होते हैं? नॉट कन्वर्टेड टू वेपर्स। फॉर एग्जाम्पल साल्ट ले लो, ये नॉन वोलाटाइल है। शुगर ले लो, ये भी नॉन वोलाटाइल है। यूरिया ले लीजिए बच्चे, ये भी नॉन वोलाटाइल है। सुक्रोज नॉन वोलाटाइल है। ठीक है ना? जितने भी साल्ट्स होते हैं ना, मैक्सिमम जो है वो नॉन वोलाटाइल ही होते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। अब मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया, पहले समझेंगे इसको आप। यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है और इसमें ना मैंने प्योर वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटे? इसको समझ लीजिए। पहले हमने इसमें प्योर वाटर ऐड कर दिया। अब मैं यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं सरफेस पे। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, ये सरफेस है वाटर की। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो आप मुझे बताओ क्या ये वाला मॉलिक्यूल वेपर बनाएगा? पानी है तो सारे ही जाएंगे ना बाहर।
तो ये भी वेपर प्रेशर बनाएगा, ये भी वेपर प्रेशर बनाएगा, ये भी वेपर प्रेशर बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। सबकी वजह से वेपर प्रेशर आने वाला है। ओके, अब आपने क्या किया, इसी कंटेनर के अंदर नॉन वोलाटाइल ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, यानी आपने इसमें शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो जब आप इसमें शुगर डाल के डिसॉल्व करोगे तो सरफेस पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल होंगे या शुगर भी होगी? शुगर भी होगी। अब सपोज करते हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। ओके, लेकिन बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स किस चीज के आ जाएंगे? शुगर के आ जाएंगे। ये आपका शुगर का मॉलिक्यूल आ गया, ये भी शुगर का मॉलिक्यूल आ गया और ये भी शुगर का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या ये मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर बनाएगा? बनाएगा, क्योंकि ये तो पानी था। ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल वेपर बनाएगा? बोलो क्यों? क्योंकि ये शुगर है, ये नॉन वोलेटाइल, ये नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको भी हीट कर रहा था, अब अगर मैं दोनों कंटेनर्स को सेम टेम्परेचर पे हीट करूं, सेम टेम्परेचर पे हीट करूं, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? पहले वाले का आएगा कि नहीं? तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो यहां से क्या क्लियर हुआ आपको कि जब हम प्योर पानी के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या चीज मिला दें तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added to pure solvent, then its vapor pressure decreases। क्यों वो डिक्रीज हुआ? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स को नॉन वोलेटाइल ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। When a non volatile solute is added to pure solvent, then its vapor pressure decreases because some of the solvent molecules gets displaced by non volatile solute particles। क्लियर है? अब मुझे बताओ, मैंने इसको भी बॉयल करना है और इसको भी बॉयल करना है। इधर देखिए बच्चे, दोनों सॉल्यूशंस को बॉयल करना है, तो किसके लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा? सेकंड वाले के लिए। अगर दोनों को मैं सेम टेम्परेचर पे हीट करूंगा, हो सकता है ये बॉयल हो जाए, ये नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक कंटेनर ले लो, उसमें पानी डाल लो, पानी डालेंगे, उसको बॉयल करेंगे, वो कितने पे बॉयल होगा? 100 पे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। अब आप उसी पानी के अंदर शुगर डाल दो, डिसॉल्व करो और दोबारा से हीट करो। अब क्या होगा? कितने पे बॉयल होगा? 100 पे बॉयल होगा? नहीं, ज्यादा पे बॉयल होगा। बच्चे, जब हम चाय बना रहे होते हैं, कभी पानी उबल रहा होता है, उसके अंदर हम शुगर डाल दें तो क्या होता है? तो उबलना बंद हो जाती है वो, बिकॉज जैसे ही शुगर डाला आपने, शुगर क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम, और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब जो टेम्परेचर आप उसको दे रहे हो उस पर वो बॉयल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहां से एक हमको क्राइटेरिया पता चल रहा है कि कभी भी अगर वेपर प्रेशर कम हो जाए तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एक और बात, फ्रीजिंग पॉइंट बताओ तो फिर क्या होगा? आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बढ़ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है ना बच्चे, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ के साथ और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी के साथ। समझ में आई बच्चे बात? So what happens when we add a non-volatile solute into pure solvent? Its vapor pressure decreases, and due to decrease in vapor pressure, boiling point
एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एक एग्जांपल देता हूं जो सीबीएसई में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है रोड्स पे, है ना, रोड्स पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो वहां पर साल्टिंग की जाती है, साल्ट फेंका जाता है रोड को साफ करने के लिए। क्यों फेंका जाता है? सबसे पहली बात, वहां पे स्नो गिरी हुई है, वो पानी है, तो व्हाट इज द प्योर सॉल्वेंट। फिर आपने उसमें साल्ट डाल दिया, मैंने क्या बोला हुआ यहां पर, साल्ट आपका क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब आप उसके ऊपर, स्नो के ऊपर साल्ट फेंकोगे तो क्या होगा, साल्ट फेंकोगे तो आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, साल्ट डाल दिया ना, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और उस पर्टिकुलर रीजन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी अब मान लीजिए वहां पर -30 डिग्री सेल्सियस होगा तो ही वहां पे सबस्टेंस फ्रीज होगा। हालांकि वहां पर टेम्परेचर -1 था तो स्नो थी, लेकिन अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट उस एरिया का डिक्रीज हो गया। यानी कि अब जब तक -30 नहीं हो जाता तब तक वहां पे स्नो जो है वो नहीं रह सकती और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और वहां पर कौन सा साल्ट यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। याद रखना कौन सा यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। क्लियर हो गया? क्यों डाला जाता है बच्चे CaCl2? ताकि आइस जल्दी मेल्ट हो जाए। मेल्ट क्यों हो रही है वो, क्योंकि उस रीजन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाला नहीं है जो उधर का है एट ए टाइम, वो डिक्रीज हो चुका है। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सपोज ये बीकर है, इसमें मैंने पानी डाला और इसमें मैंने साल्ट भी डाल दी। सो पहले फिर से वाटर लेता हूँ, ये प्योर वाटर है, इस कंटेनर के अंदर प्योर वाटर है, मैं इसको हीट करना चाहता हूँ, बॉयल करना चाहता हूँ। कितने पे बॉयल होगा, 100 पे, बिकॉज 100 पे इसका वेपर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाने वाला है, इक्वल, तो ये बॉयल हो जाएगा। अब मैंने दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर मैंने साल्ट डाल दिया और इसको डिसॉल्व कर दिया। अब मैं इसको वापस से हीट करना चाहता हूं, बॉयल करना चाहता हूं, कितने पे बॉयल होगा, 100 पे बॉयल नहीं होगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि जब आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो चुका है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। क्लियर है? अब मैं दोबारा से आइस, प्योर वाटर लेता हूं, उसको फ्रीजर में लगा देता हूं, कितने पे आइस लगेगी, 0 पे। कितने पे लगेगी, 0 पे। अब मैंने इसके अंदर साल्ट डाला, कैल्शियम क्लोराइड, और उसको डिसॉल्व करके फ्रीजर में लगा दिया, क्या 0 पे आइस लगेगी, नहीं, वो बहुत माइनस में जाके लगेगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। समझ में आ गया बच्चे? तो ये था वेपर प्रेशर, और ये था पहला फैक्टर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, किसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चे? अच्छा, एक दो बीकर्स हैं, दोनों में 100 ml वाटर है, एक में मैंने 5 ग्राम शुगर डाला और एक में मैंने 10 ग्राम शुगर डाला। आप मुझे बताओ वेपर प्रेशर कहां पर ज्यादा डिक्रीज होगा? इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना है ये सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, कितने ज्यादा आप मिला रहे हो। अब बताओ दोनों बीकर में से बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ेगा ज्यादा, किसका बढ़ेगा, हाँ 10 वाले का। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना भी सॉल्यूट के पार्टिकल पे ही डिपेंड करता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम हो जाएगा, 10 वाले का ही। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना भी पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है? ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज होना और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना और फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, दोनों ही कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये हमारे सिलेबस में है मेंशन। ठीक है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ये समझ में आया आपको? अब मैं आपको नेक्स्ट फैक्टर बताने वाला हूं कि ये जो आपके पास वेपर प्रेशर है ये दूसरे कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सेकंड फैक्टर है बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर मैं बताता हूं आपको, ये समझ में आ गया? ओके, इरेज कर दो इसको, मेरे को सिर्फ डायग्राम बतानी है आपको। देखो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। यहां पर जो एक सॉल्वेंट है और ये जो सॉल्यूट है, इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बोलना। फिर पहले क्या होगा बेटे, आपका एक छोटा सा डोर है इतना सा, जहां से आप क्लासरूम के अंदर एंट्री करते हैं। यहां पर अगर सबकी मैं लाइन बना के खड़ा कर दूं, कोई बाहर जाओ, तो आप क्या सारे एक ही बारी में बाहर जा सकते हो,
नहीं ना, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको आपके हाथ छोड़ने पड़ेंगे जो आपने पकड़ के रखे हैं एक दूसरे के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में जो है पहले वो खत्म होगी और फिर ये पार्टिकल बाहर निकलेंगे। समझ में आया? क्योंकि पूरी की पूरी लेयर एक साथ थोड़ी ना बाहर जा सकती है, पहले तो ये फोर्सेस जो इनके बीच में ये खत्म होंगी, तो यहां पर हमारी एनर्जी यूज हो जाएगी। अब अगर मैं बोलूं ये आपका सॉल्वेंट है और ये सल्यूट है, अब मैं बोलता हूं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो अब जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये तो डायरेक्ट ही बाहर निकल जाएंगे। तो बताओ इन दोनों केसेस में ज्यादा वेपर प्रेशर कहां पर बनेगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? यहां पर वेपर ज्यादा होगा, यहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेसर विल बी द वेपर प्रेशर। समझ में आया? स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेसर विल द वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना अगर, तो वेपर नहीं बन पाएंगे इतनी आसानी से, लेकिन अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो वेपर आराम से बन पाएंगे। लेकिन यहां पर मैंने सल्यूट को भी ऊपर उड़ा दिया है, इसका मतलब मैं सल्यूट यहां कौन सा ले रहा हूं, वोलेटाइल ले रहा हूं। समझ में आ गई बच्चे बात? ये सेकंड फैक्टर था। फर्स्ट फैक्टर क्या था? एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल। सेकंड फैक्टर कौन सा था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेसर विल बी द वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? अब मैं आपको सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर बताने वाला हूं। थर्ड फैक्टर है बच्चे टेम्परेचर। कौन सा? बताओ खुद ही, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? अगर आपने एक बीकर में पानी रखा हुआ है और उसको आप इवेपोरेट करवाना चाहते हो, वेपर में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर बनेंगे या ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा बनेंगे? ज्यादा टेम्परेचर पे। वो तो सिंपल है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, देखो यहां पर पूरे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, यहां पे सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जब आप इसको हीट करोगे तो हीटिंग से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेस में, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी, तो ये दूसरे के साथ स्ट्राइक होंगे जोर से जाके, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है 1/2 mv²। ये इसके साथ स्ट्राइक होगा, ये इसके साथ स्ट्राइक होगा, ये जाएगा सीधा इसको स्ट्राइक करेगा और ये पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो एक्सपेल होने का, बाहर निकलने का पावर है वो बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बच्चे बात? तो तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। जल्दी बताना आप एक ही बारे में, कौन से फैक्टर्स हैं? पहला एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाते ही सबसे पहले वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर के कम हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। सेकंड फैक्टर मैंने कौन सा बताया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है तो पार्टिकल्स को बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, वेपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं बनेगा। और अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी वीक है तो वो जल्दी से बाहर निकल जाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आया? थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। If we increase the temperature, then the kinetic energy of the molecule increases and the escaping tendency also increases. So therefore vapor pressure increases. समझ में आ गया बच्चे? ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बच्चे बात? अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे। मैंने आपको वेपर प्रेशर समझा दिया, समझ में आया? क्या होता है बच्चे वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। लेकिन कब? जब वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट आपस में कौन सी स्टेट में होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे होती है। उस समय वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को समझना है तो क्या मैं ओपन कंटेनर में समझ सकता हूं? नहीं, उसके लिए मुझे बीकर हमेशा क्या रखना पड़ेगा? क्लोज कंटेनर के अंदर ही वेपर प्रेशर को समझा जा सकता है। समझ में आया? अच्छा एक और क्वेश्चन, आपने कभी देखा है जब हमारे घर पे मम्मी लोग खाना बनाते हैं, दालें बनाते हैं, तो दाल जब वो चढ़ाते हैं उबालने के लिए उसमें नमक डाल देते हैं। जब दाल बॉईल करने के लिए डालते हैं उसमें नमक डाल देते हैं वो पहले। रीजन क्या होगा उसका? कि उन्होंने पानी के अंदर पहले क्या मिला दिया? नमक। और नमक मिलाने से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी वो इतनी जल्दी बॉयल नहीं होगा, पानी बॉयल नहीं होगा इतनी जल्दी, तो जो आपका खाना उसमें डाला गया वो अच्छे से पक जाएगा। आपको पता है सी लेवल पे और हिली एरियाज पे प्रेशर कहां ज्यादा होता है? सी लेवल पे ज्यादा होता है। जितना हम हाई एल्टीट्यूड पे चलते जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। तो अगर मुझे उधमपुर और पत्नी टॉप में जो पोटैटो है उनको बॉयल करना है, वो कहां पर जल्दी बॉयल होंगे? इधर में। वहां पे नहीं, वहां पे बाहर का प्रेशर क्या है? कम है। वहां पे बाहर का हाई एल्टीट्यूड पे बाहर का प्रेशर क्या है? कम। तो पानी जो डाला वो फटाफट से बॉयल हो जाएगा, है ना?
तो आपके जो पोटैटो उनको उबलने का इतना टाइम नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो प्रेशर का कंसर्न है इसमें, बाहर का प्रेशर कम होगा तो आपके आलू बड़ी जल्दी नहीं उबलेंगे, ज्यादा होगा तो जल्दी बॉयल होंगे। समझ में आ रही है बच्चे बात? ये सबको क्लियर हो गया? अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? इसको मिटा दूं मैं? मिटा दूं ना? राउल्ट्स लॉ पढ़ने के लिए आपको छोटा सा एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। टॉपिक है हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा ना, पहले तो बताऊं 3 तरह के प्रेशर्स होते हैं, या 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स जो हम यहां पे बात करने वाले हैं। वन इज पी टोटल, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर, यानी ये पूरे सोल्यूशन का होगा, ठीक है। फिर एक होगा पी नॉर ए, एक होगा पी नॉर बी। पी नॉर ए और पी नॉर बी में क्या डिफरेंस होगा, मतलब पी नॉर का मतलब क्या है? बेटे अगर आप एक कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट लेते हो, क्या लेते हो? सिर्फ सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा ना, सिर्फ सॉल्वेंट का, उसको हम बोलेंगे पी नॉर ए, यानी ये सिर्फ सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर है, इसमें सल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो पी नॉर ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या फिर प्योर कंपोनेंट। और पी नॉर बी क्या होगा? अब अगर दूसरे कंटेनर में आपने सिर्फ सल्यूट लिया हुआ है, सल्यूट, तो सल्यूट का प्रेशर क्या होगा? पी नॉर बी। तो पी नॉर बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। ये 3 समझ में आए? अब एक होगा बच्चे पी ए और एक होगा पी बी। इसका मतलब क्या है? पी ए का मतलब पता क्या है और पी बी का मतलब पता क्या है? अब आप लोग एक काम करो, एक कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट भी डाला हुआ है और सल्यूट भी डाला हुआ है, यानी सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब इस पूरे सॉल्यूशन में सल्यूट का प्रेशर क्या होगा? तो अब ये सिर्फ सल्यूट सॉल्वेंट का तो है नहीं है, अब इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट का ही प्रेशर थोड़ी ना है, सल्यूट का भी प्रेशर है। तो हम यहां पर सॉल्वेंट के प्रेशर को बोलेंगे पी ए, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। और सल्यूट के प्रेशर को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्यूट। और सॉल्वेंट के प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्यूट। ये चीजें पहले हमको समझनी पड़ेंगी, तभी हमें राउल्ट्स लॉ समझ में आएगा। बताओ बच्चे, यहां पर पी बी क्या है? कैसे पता चलेगा आपको पी बी क्या है? अब मैं यहां पर डायग्राम बनाते जाता हूं, आप मुझे आंसर देते जाइएगा, ठीक है। मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने ए भी डाला है और बी भी डाला है। ए आपका सॉल्वेंट और बी क्या है? सॉल्यूट। तो मुझे बताएं आप लोग, यहां पर ए के प्रेशर को क्या बोलेंगे? बेटे जब आपने सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर दिया है तो उस कंटेनर के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट का प्रेशर होगा? नहीं, सल्यूट का भी होगा। तो वहां पर ए के प्रेशर को प्योर प्रेशर नहीं बोल सकते ना, वहां पर उसको पार्शियल बोलना पड़ेगा। तो जब आपका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में सॉल्वेंट के प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पी ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी के प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। समझ में आया? अब अगर आपका एक कंटेनर है, इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट ही है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा पी नॉर, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। और अगर यहां पर ए की बजाय सल्यूट होता तो क्या बोलते? पी नॉर बी। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो टोटल प्रेशर है ना, वो किसके बराबर होगा? पी टी गया, या फिर पी एस, पी सोल्यूशन या पी टोटल। समझ में आ गया? तो जब सोल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर, सोल्यूशन के अंदर ए के प्रेशर को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सोल्यूशन के अंदर बी के प्रेशर को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर को क्या बोलेंगे? पी नॉर ए। प्योर सल्यूट के प्रेशर को क्या बोलेंगे? पी नॉर बी।
और पूरे सोल्यूशन के प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी एस या फिर पी टोटल। समझ में आया? राउल्ट्स ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इसका पूरा नाम था एफ एम राउल्ट, फ्रेंसियस मैरी राउल्ट। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट से सल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन कौन सा प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये वाला, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट से सॉल्वेंट और सल्यूट is directly proportional to its mole fraction, it is directly proportional to its mole fraction। mole fraction क्या होती है बेटे, जिसको हम काई के साथ डिनोट करते हैं, और अगर मैं A लिखता हूं तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की हो गई, और अगर मैं B लिखता हूं तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की हो गई। और हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है ये कि काई ऑफ A प्लस काई ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पूरे सोल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होती है। तो अगर आपको A की निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, कितनी आएगी, 1 माइनस काई B, और अगर आपको B की निकालनी है तो आप निकाल सकते हो 1 माइनस काई A। समझ में आया? तो मोल फ्रैक्शन, ये लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दैट इज क्या हो जाएगा बच्चे, अगर मुझे P ऑफ A बताना है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काई ऑफ A के, और अगर मुझे P ऑफ B बताना है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काई ऑफ B के। समझ में आया? अब जहां से अगर हम ये साइन हटा दें तो कांस्टेंट आएगा, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू, तो इसकी जगह जो कांस्टेंट आएगा वो होगा P नॉर A इंटू काई ऑफ A। P नॉर A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और यहां पर P भी किसके बराबर आ जाएगा, P नॉर B इंटू काई ऑफ B। समझ में आया? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आए? अब इसका एक ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ग्राफ देखेंगे अब। बेटे आप मुझे एक बात बताओ पहले, इस इक्वेशन को देख के ध्यान से देखना, जो वेपर प्रेशर है क्या वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, इसको समझना। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सही, यस और नो? अगर मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रख दूं, बेटे अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो देखो, अगर PA 0 होगा तो काई A भी 0, क्योंकि दोनों डायरेक्टली हैं। अगर PA मैक्सिमम होगा तो काई A भी, और काई A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। अभी पढ़ा ना आपने, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर काई A की वैल्यू मैं मैक्सिमम डाल दूं, 1 डाल दूं, तो उस समय PA भी मैक्सिमम होगा, और किसके बराबर है वो, बोलो बेटे। इस इक्वेशन को देखो ना, P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉर A इंटू काई ऑफ A। अगर ये 0 होगा तो ये भी, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, 1। तो अगर मैं इसको 1 डाल दूं तो उस समय PA मैक्सिमम हो गया, और वो किसके बराबर है, P नॉर A के बराबर है। इसका मतलब किसी भी कंपोनेंट का मैक्सिमम प्रेशर उसके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर ही होता है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। यहां पर काई है ना, जब PA की वैल्यू मैं बोल रहा हूं 0 है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी 0 है। अब जब PA बढ़ना स्टार्ट होगा तो काई A भी बढ़ना स्टार्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि काई A की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी, 1 हो जाएगी। तो उस समय PA किसके बराबर होगा, तो देखो PA इज इक्वल्स टू P नॉर A मल्टीप्लाइड बाय 1। तो उस समय आपका PA किसके बराबर है, P नॉर A के बराबर है। यही मैं बताने जा रहा हूं कि जो आपका
वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब उसकी मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगी, और उस समय उसका प्रेशर होता है P नॉट A के बराबर। अब मुझे बताओ सॉल्वेंट का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है? P नॉट A के बराबर। और सल्यूट का मैक्सिमम प्रेशर किसके बराबर होगा? P नॉट B के बराबर। समझ में आया? ये हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देखो बेटे इसको समझ लो पहले। यहां पर मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन। क्या लिख रहा हूं? जब समझ नहीं आएगा तो मुझे बोलना सर नहीं आया समझ में, फिर से बताऊंगा। यहां पर मैं काई ऑफ ए की वैल्यू ले रहा हूं 0। कितनी ले रहा हूं? 0। और यहां के लिए वो बढ़ रही है, बढ़ते 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 यहां पर जाके हो गई काई ए की वैल्यू मैक्सिमम, और वो कितनी हो गई? 1। अच्छा, अगर यहां पर काई ए 0 है तो यहां पर पी ए भी 0 ही होगा। अगर काई ए बढ़ना स्टार्ट हुआ तो पी ए भी बढ़ना स्टार्ट होगा। काई ए 0 था तो पी ए भी कितना था? 0। काई ए बढ़ना स्टार्ट हुआ तो पी ए भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 वो मैक्सिमम हो। काई ए जब 0 था, ये पी ए है, ए का प्रेशर। जब काई ए 0 था तो पी ए की वैल्यू कितनी थी? 0। जब काई ए बढ़ना स्टार्ट हुआ तो पी ए भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। काई ए की वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम। तो उस समय पी ए की वैल्यू भी क्या हो गई? मैक्सिमम। और वो किसके बराबर होती है? पी नॉट ए के बराबर। समझ में आया? अब सेम सल्यूट के लिए भी ले लेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं काई बी इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां पर काई बी 0 है तो यहां पर पी बी भी क्या होगा? 0। इस तरफ के लिए हम उसको बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर जाके आपका काई बी कितना हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो यहां पर काई बी भी बढ़ना स्टार्ट होगा। काई बी 0 था, काई बी मैक्सिमम हो गया, तो यहां पर पी बी क्या था? 0। और पी बी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ के लिए, और बढ़ते 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 वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। देखो दोबारा से देखो, काई ए तो पी ए, काई ए बढ़ना स्टार्ट हुआ, पी ए भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। काई ए कितना हो गया? और पी का प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, और उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है? पी नॉट है। सेम बी के लिए भी काई बी कितना है तो पी बी भी कितना है। ये ग्राफ किसके लिए है? काई बी कितना है तो पी बी भी, तो काई बी बढ़ना स्टार्ट हुआ, पी बी भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। काई बी की वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम। तो यहां पर पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और वो कितनी होती है? पी नॉट बी। समझ में आया? अब आप इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हो ना यहां से ऐसे, तो ये आपके पास सॉल्वेंट और सल्यूट का प्रेशर ऐड हो गया। तो क्या आप इसको पी एस बोल सकते हो? है ना, पी टोटल या पी एस। तो पी एस किसके बराबर है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के बराबर है। और पी ए किसके बराबर था? पी नॉर ए काई ए के बराबर था। पी बी किसके बराबर था? पी नॉर बी काई बी के बराबर था। ये ग्राफ किसके लिए दिखाया हमने? वेपर प्रेशर के लिए। और ये भी किसके लिए? वेपर प्रेशर के लिए। समझ में आया आपको? ये राउल्स लॉ का ग्राफ है बच्चे। समझ में आया? इसमें ना ये वाली साइड मैंने थोड़ी नीचे बनाई है सल्यूट की, क्योंकि सल्यूट का अमाउंट कम रहता है तो उसका प्रेशर भी थोड़ा कम होगा, इसलिए उसका थोड़ा नीचे दिखाया और सॉल्वेंट का ज्यादा दिखाया। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस ग्राफ को मुझे बताओ? काई ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो पी ए की वैल्यू भी, काई ए बढ़ना स्टार्ट हुआ, पी ए भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। काई ए की वैल्यू, पी ए की वैल्यू, काई बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू। काई ए बढ़ना स्टार्ट हुआ, सॉरी काई बी बढ़ना स्टार्ट हुआ, पी बी बढ़ना स्टार्ट हुआ। काई बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू, और पी बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पी नॉट बी। समझ में आ गया बच्चे? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। और कोई भी सॉल्यूशन अगर इसको अवे करेगा, अगर कोई भी सॉल्यूशन इस लॉ को अवे करेगा, यानी आपका पी ए अगर पी नॉर ए काई ए के बराबर है, पी बी अगर पी नॉर बी काई बी के बराबर है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है कि ए का प्रेशर हमेशा पी नॉर ए और काई ए के बराबर होना चाहिए, और बी का प्रेशर हमेशा पी नॉर बी काई बी के बराबर होना चाहिए। यानी ऐसा ग्राफ जिस भी सॉल्यूशन के लिए आएगा वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो था राउल्स लॉ भी खत्म नहीं हुआ बच्चे, एक लेक्चर इसको और चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर के साथ राउल्स लॉ, और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अपॉन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।